1 घंटे बाद सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होने वाला है और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन जाएंगी। बड़ी खबर, 1 घंटे बाद सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण है। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की महिला डिप्टी सीएम बनेंगी पहली, और इस वक्त वो विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं। तो विधायक दल की नेता चुनने के बाद अब वो थोड़ी देर बाद शपथ लेंगी। शाम 5 बजे का कार्यक्रम है। लगभग 1 घंटे बाद उनका शपथ ग्रहण होना है और इस दौरान वो पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। वैधानिक मंडल है, असेंबली, काउंसिल, सारे सदस्यों की बैठक हुई। हमने उसमें एक ठहराव पारित किया है कि सुनेत्रा पवार हमारी नेता होगी और उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं। अभी ये सारा लेकर जो है हम सीएम साहब के पास जा रहे हैं। आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। क्या सुनेत्रा पवार जो है वो डीसीएम बनेगी महाराष्ट्र की? 100% बनेगी। तो सुनेत्रा पवार शपथ ले लेंगी और इसको लेकर के तैयारियां भी हो गई हैं। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इससे जुड़ी एक बेहद एमआईए रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला महज सहानुभूति लहर पर आधारित है या इसके बहाने एनसीपी और बीजेपी अपने अपने हित साध रही हैं? अजीत गुट को डर है कि देर करने से एनसीपी बिखर सकती है और उनके विधायक शरद पवार की पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के लिए ये फैसला डैमेज कंट्रोल से ज्यादा पावर बैलेंस का हिस्सा है। एनसीपी अजीत गुट का ये कदम बीजेपी को सूट करता है क्योंकि दोनों एनसीपी के विलय के बाद महाराष्ट्र का सियासी समीकरण तेजी से बदलेगा। अजीत पवार के जाने के बाद शिंदे गुट की सौदेबाजी फिर से मजबूत हो सकती है, लेकिन सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि महायुति में फिर से बीजेपी का पलड़ा भारी रहे। अब तो खबर ये भी आ रही है कि पावर सेंटर में बदलाव होने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस वित्त मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब उनकी जगह महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी। इसके साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की सियासत की सबसे ताकतवर महिला भी बन जाएंगी। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने जा रही सुनेत्रा पवार के बारे में आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि कौन है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार 18 अक्टूबर 1963 में उनका जन्म हुआ। इसके साथ ही सुनेत्रा पवार के बारे में आपको बताएं कि प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं। पिता पद्म सिंह पाटिल राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। दिग्गज नेता थे पद्म सिंह पाटिल और 1985 में अजीत पवार से सुनेत्रा पवार का विवाह हो गया। औरंगाबाद के एसबी कॉलेज से बीकॉम उन्होंने किया, इसकी पढ़ाई की और उसके बाद समाज सेवा और व्यवसाय से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा 2024 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनके सामने थी सुप्रिया सुले। ननद सुप्रिया सुले से वो इलेक्शन हार गई। फिर जून 2024 का वक्त आता है। जून 2024 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई सुनेत्रा पवार। तो ये फिलहाल उनकी प्रोफाइल है और आपको बताएं कि उन्होंने ये राजनीतिक शुरुआत की थी। लोकसभा चुनाव हारी, फिर वो राज्यसभा गई। लेकिन सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से पहले एनसीपी अजीत और शरद गुट के एक होने की खबरें प्रबल हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 फरवरी को दोनों पार्टी के एक होने का ऐलान होने वाला था। डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर शरद पवार नाराज हैं। वो शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। उनका मानना है कि इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय पार्टी के भविष्य और विलय की संभावनाओं पर बात होनी चाहिए थी। शरद पवार इसलिए ज्यादा नाराज हैं क्योंकि अजीत पवार के निधन से पहले दोनों एनसीपी में विलय को लेकर गहरी चर्चा हो चुकी थी। कभी शरद गुट के नेता के घर तो कभी भोजन के बहाने अजीत और शरद पवार एक टेबल पर आने को बेताब नजर आए थे। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। त्यांची माझी चर्चा झालेली होती। जवळपास 4 वेळा तर ते जेवणात मी संध्याकाळी यायचे आणि जेवण करूनच चर्चा पूर्ण करून जायचे। 12 फरवरी को दोनों राष्ट्रवादी के एक होने का फैसला होने वाला था। जयंत पाटिल ने बताया कि इस विलय की पूरी जानकारी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल को भी थी। लेकिन विलय से पहले सुनेत्रा पवार के शपथ की खबर के बीच शरद पवार ने नाराजगी जाहिर कर दी।
जिसके बाद अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार के बंगले पर पहुंचे। तो सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा में सांसद हैं, ऐसे में उनकी जगह राज्यसभा कौन जाएगा, क्योंकि अब तो वो डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। तो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ नाम तय हुए हैं, वो नाम भी आइए हम आपको बताते हैं। माना यह जा रहा है कि पार्थ पवार का राज्यसभा जाना तय हो गया है। सूत्र ये बता रहे हैं अजीत पवार के बड़े बेटे हैं पार्थ पवार 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं। मावल लोकसभा चुनाव से क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव में हार गए थे। तो अब ये माना जा रहा है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। तो ये फिलहाल स्थिति है कि पार्थ पवार जा सकते हैं। अब देखना होगा जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन देखे जाने के बाद सांबा सेक्टर में तलाशी अभियान तेज। बीएसएफ और एसओजी की टीमें कर रही हैं इलाके की छानबीन। पुलिस सीमा मार्गों पर बने चौकियों पर गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। सजा देना कोर्ट का अधिकार, पुलिस का नहीं। एसपी चीफ अखिलेश यादव का हमला पोस्ट करके कहा झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। राजस्थान के झालवाड़ में एमडी ड्रग फैक्ट्री पर चला बुलडोजर। पशुबाड़े की आड़ में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री। चारागाह भूमि को अवैध कब्जे से कराया गया मुक्त। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। साध्वी के बाबा ने यह खुलासा किया है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है प्रेम बाईसा के मौत पर और माना यह जा रहा है कि उनके बाबा ने यह खुलासा किया है। मौत के बाद साध्वी के हाथ हरे पड़ गए। साध्वी के नाखून भी काले थे। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद हालात बिगड़ने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान की जानी मानी साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि तो दे दी गई, लेकिन कुछ ऐसे सवाल रह गए जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब साध्वी के मामा सामने आए हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खुद देखा कि प्रेम बाईसा का हाथ नीला पड़ चुका था और नाखून काले हो चुके थे। बाजू पूरा ग्रीन था उसका और नाखून पूरे काले पड़ गए थे। तो इंजेक्शन से कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन ही लगा होगा, मैं तो यही मान रहा हूँ। और तो 25 साल की साध्वी की मौत के बाद उनके पिता वीरमनाथ सवालों के घेरे में हैं। साध्वी की संदिग्ध मौत के 3 घंटे बाद ही पिता अपनी बेटी की इंस्टा आईडी से सुसाइड नोट पोस्ट करते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनकी जांच अब एसआईटी को करनी है। की जानकारी मिल रही है आने वाले दिनों का, वो भी पूरी तरीके से तैयार था कि कहां कहां उनको कथा करने जाना है, क्या कार्यक्रम है, किससे मिलना है। लेकिन अचानक तबीयत बुधवार दोपहर में उनकी खराब होती है और शाम को 6 बजे के आसपास जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। और आइए आपको बताते चलें कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसके पीछे की वजह क्या क्या अब तक बताई जा रही है, ये आपको समझना चाहिए। साध्वी की मौत मिस्ट्री आपको बताएं कि जोधपुर आश्रम में सांस लेने में दिक्कत हुई। कंपाउंडर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया। तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल लाया गया। निजी अस्पताल में साध्वी की मौत हो गई।